हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बिहार बीएड से रिलेटेड जो भी स्टूडेंट्स इस बार बिहार सीईटी बीएड का एग्जाम देने वाले हैं, एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं, उसके लिए आज हम जीके जीएस थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन रहेगा जो एग्जाम में पूछेगा 100%। दोस्तों, यहाँ पर मोर द क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर से लिया गया है, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है और चांसेस इसके रिपीट होगा। कुछ नए क्वेश्चन भी है, कुछ करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन है, ताकि आप इन सबको अच्छे से ध्यान रखें, पढ़ें और याद हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों आप लगातार अगर पढ़ते रहेंगे तो। और हमने दोस्तों अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कई सारे बुक का लिंक दिया है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उन सारे बुक को देख सकते हैं अच्छे से। जो आपको अच्छा लगे किसी भी एक दो बुक को परचेज कर लीजिए और उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए, नया नया क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। उसमें बहुत सारा दिया होगा और हम तो अपडेट करते ही रहते हैं, तब जाके आपका मतलब 90+ नंबर आ सकता है बिहार बीएड में और आप अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज आप ले सकते हैं। अदरवाइज प्राइवेट कॉलेज कम नंबर में तो प्राइवेट कॉलेज तो होना ही है 100%। जो भी स्टूडेंट्स अगर चाहते हैं कि उसका एडमिशन हो जाए तो प्राइवेट में तो सबका हो ही जाएगा, लेकिन फीस बहुत ज़्यादा है दोस्तों। 10 टाइम्स याद रखिएगा, 10 गुना ज़्यादा फीस है आपका प्राइवेट कॉलेज में गवर्नमेंट के कंपेरिजन में, और आपको एक प्रकार से बांध के रख देगा प्राइवेट कॉलेज। इसलिए आप फ्री रहना चाहते हैं, ज़्यादा वर्कलोड नहीं लेना चाहते हैं, कुछ और साइड से करना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा बहुत 1 से 2 महीना, जो कि नोटिफिकेशन आपका आ ही गया है, तो 1 से 2 महीना आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, 1 से 2 महीना मात्र आप पढ़ लीजिए, देखिए आप अच्छा कर सकते हैं दोस्तों, आपका बहुत बढ़िया बेहतरीन नंबर आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए, ये क्वेश्चन सब पहले भी पूछा गया है और आगे भी पूछने की संभावना, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? लोकसभा, आप जानते हैं कि लोकसभा में जो अध्यक्ष होता है, जिसको हम स्पीकर भी कहते हैं, वो कौन थी पहली महिला? तो ये थी आपकी मीरा कुमार। याद रखिएगा, मीरा कुमार। सुमित्रा महाजन तो इससे कुछ दिन पहले थी, और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल दोस्तों ये हमारे देश की राष्ट्रपति रही है, पहली महिला राष्ट्रपति रही है। तो आंसर क्या होगा? मीरा कुमार। इसके बारे में और जान लेते हैं। मीरा कुमार लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। मीरा कुमार 2009 से 14 तक लोकसभा की 15वीं अध्यक्ष रही। जो लोकसभा की 15वीं अध्यक्ष थी मीरा कुमार। मीरा कुमार 2004 से 9 तक सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री भी रही है। ओके, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल थी। प्रतिभा पाटिल भारत की 12वीं राष्ट्रपति थी। और अभी कौन है दोस्तों? अभी है आपका द्रौपदी मुर्मू, जो है भारत की 15वीं राष्ट्रपति है, लेकिन क्रम है 16वां। नजमा अहमदुल्ला मणिपुर के राज्यपाल रह चुकी है। सुमित्रा महाजन 4 से 19 तक 16वीं लोकसभा की अध्यक्ष थी। याद रखिएगा, इन सारी चीज़ों को ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में क्या जीवाणु रोग का उदाहरण है? मतलब बैक्टीरियल डिजीज का इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है? पोलियो जानते हैं, पोलियो वायरस के कारण होता है, इबोला वायरस के कारण होता है। टाइफाइड दोस्तों साल्मोनेला टाइफी, ये एक बैक्टीरिया है जिसके कारण होता है। तो थर्ड आंसर हमारा करेक्ट है। हेपेटाइटिस बी तो आप जानते हैं ये क्या है, तो एक प्रोटोजोन्स डिजीज है, प्रोटोजोआ के कारण होता है हेपेटाइटिस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा से संबंधित है? मतलब माइनॉरिटी के हित, माइनॉरिटी का जो हित है उसको एक प्रकार से कंजर्व करने के लिए कौन सा आर्टिकल बताया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? तो ये आर्टिकल 29 दोस्तों। कौन है? आर्टिकल 29 अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा से संबंधित है। इसके बारे में जानते हैं। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है। पहली धारा कहती है कि भारत के क्षेत्र या उसके किसी हिस्से में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग को अपनी एक अलग भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे इसे संरक्षित रखने का अधिकार होगा। और दूसरी धारा क्या कहती है कि किसी भी नागरिक को केवल धर्म, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर राज्य द्वारा संचालित या राजनीति से सहायता प्राप्त किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। मतलब कोई भी धर्म का हो, जाति का हो, किसी भी भाषा से हो, कोई भी शैक्षणिक संस्थान जो राज्य द्वारा संचालित है, ओके, उसमें किसी को भी मतलब प्रवेश से रोका नहीं जा सकता है। इसके अलावा आर्टिकल 42 क्या कहता है? तो काम और मातृत्व राहत के न्याय और मानवीय स्थितियों के लिए प्रधान, यह आर्टिकल 42 कहता है। आर्टिकल 18 है उपाधियों का उन्मूलन, किसी भी प्रकार का कोई व्यक्ति उपाधि नहीं रख सकता है। कुछ एक्सेप्शन को छोड़ के है, सेना में है, और अगर जैसे पद्म विभूषण है, पद्मश्री, ये सब अवार्ड आप रख सकते हैं, उपाधि रख सकते हैं। लेकिन इसके अलावा कोई मतलब अपने आप को ठाकुर कहता है, जमींदार कहता है, इस प्रकार की उपाधि नहीं रखा सकता। कोई अपने आप को चौधरी कहता है तो, या राजा महाराजा वाला उपाधि नहीं रह सकता है, महाराज अधिराज, ये सब नहीं। आर्टिकल 24 क्या कहता है? तो कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार के पर प्रतिबंध। मतलब 14 साल का जो भी बच्चा है उसको, जो कह सकते हैं कि खतरनाक कारखाना हो सकता है, पावर केमिकल फैक्ट्री हो सकता है, आपका कोयला का फैक्ट्री हो सकता है, खदान हो सकता है, उसमें 14 साल से कम बच्चे को हम उसमें मतलब रोजगार पर प्रतिबंध लगाया गया आर्टिकल 24 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? कुमाऊं हिमालय अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि कुमाऊं हिमालय किन नदियों के बीच स्थित है? तो यह है सतलज और काली दोस्तों। सतलज और काली, कई सारे हिमालय को मतलब पूर्व से पश्चिम के श्रेणी में बांटा गया है, तो ये सतलज और काली के बीच में आपका कुमाऊं हिमालय मौजूद है।
याद रखिएगा, सतलज और काली। इसके बारे में जानते हैं। कुमाऊं हिमालय उत्तराखंड में स्थित है और सतलज से काली नदी तक फैला हुआ है। कुमाऊं हिमालय में लघु हिमालय का प्रतिनिधित्व मसूरी और नाग डिब्बा पर्वतमाला द्वारा किया जाता है। इस क्षेत्र में शिवालिक, गंगा और यमुना नदियों के बीच मसूरी घाटी के दक्षिण में है। लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी के बीच की समतल घाटियों को दून या दन कहा जाता है, जिसमें से देहरादून सबसे प्रसिद्ध है। इसके अलावा कई सारा और क्वेश्चन पूछ सकता है, नदियों के बीच में कौन सा हिमालय मौजूद है। तो देखिए, काली और तीस्ता, काली तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय मौजूद है। तीस्ता और दिहांग के बीच में असम हिमालय मौजूद है। सिंधु और सतलज के बीच में पंजाब हिमालय मौजूद है और सतलज और काली के बीच में कुमाऊं हिमालय मौजूद है। इन सारी चीज़ों को याद रखें दोस्तों, अक्सर एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपसे पूछ लेता है। ओके, सिंधु सतलज के बीच पंजाब हिमालय, सतलज काली के बीच कुमाऊं हिमालय, तीस्ता दिहांग के बीच असम हिमालय और काली और तीस्ता के बीच नेपाल हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की 3 राजधानियां हैं। तो अक्सर आप सुनते होंगे जो साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका दोस्तों, उसमें आपने प्रिटोरिया का नाम सुना होगा, केप टाउन का नाम सुना होगा। तो दक्षिण अफ्रीका की कई सारी राजधानियां, मतलब 3 राजधानियां हैं। दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियां प्रशासनिक, विधायी और न्यायिक। केप टाउन संसद की सीट के रूप में विधायी राजधानी है। प्रिटोरिया राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल की सीट के रूप में प्रशासनिक राजधानी है। और इसके अलावा ब्लूमफेटोन अपील के सर्वोच्च न्यायालय की सीट के रूप में न्यायिक राजधानी है। तो मतलब इसका विधायी है, राजधानी है, विधायक, प्रशासनिक, अलग अलग मतलब सब राजधानी बनाया हुआ है। तो केप टाउन, प्रिटोरिया और ब्लूमफेटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध के समकालीन थे। नागार्जुन नहीं थे, कनिष्क बिल्कुल नहीं थे, कौटिल्य तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आप सुने होंगे। और चंद्रगुप्त मौर्य के समय में वो महावीर के मतलब एक प्रकार से अनुयायी थे, चंद्रगुप्त मौर्य। तो इस समय तो महावीर के ये सब समकालीन नहीं थे। गौतम के समकालीन दोस्तों महावीर स्वामी, महावीर स्वामी पहले हुए और इनके मृत्यु पश्चात ही गौतम बुद्ध का मतलब उद्भव हुआ। जन्म ले चुके थे लेकिन ज्ञान की प्राप्ति तो बाद में हुई थी। तो गौतम बुद्ध के समकालीन कौन थे, तो महावीर स्वामी। देखिए, महावीर गौतम बुद्ध के समकालीन थे। समकालीन चीज़ों या तो एक ही समय में हो रही हो या अभी हो रही हो। महावीर और गौतम बुद्ध दोनों ने एक ही समय अपनी शिक्षा का प्रचार किया, इसलिए एक दूसरे के समकालीन माने जाते हैं। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। सिद्धार्थ गौतम का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी शाक्य गणराज्य, जो वर्तमान नेपाल में है, बौद्ध परंपरा के अनुसार में हुआ था। बुद्ध का जन्म शाक्य वंश में कुलीन परिवार में हुआ था, लेकिन अंततः उन्होंने गृहस्थ जीवन त्याग दिया। महावीर का जन्म राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला के यहाँ क्षत्रिय परिवार में हुआ था। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। वैशाली के निकट कुंडग्राम को महावीर की जन्मभूमि माना जाता है। वैशाली के निकट जो है, पटना के निकट जो वैशाली, वहाँ कुंडग्राम को महावीर का जन्मभूमि माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या स्वर्ण क्रांति से संबंधित है, मतलब गोल्डन रिवोल्यूशन से इसमें से कौन सा आपको रिलेटेड बताना है। तो शहद, हाँ, गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन पूछा तो जूट जाता हमारा आंसर। गोल्डन फाइबर पूछा तो जूट जाता, लेकिन यहाँ ओनली गोल्डन रिवोल्यूशन पूछा है तो शहद जाएगा, याद रखिएगा शहद। भारत में स्वर्ण क्रांति 1991 से 2003 के बीच यह शहद और बागवानी के से उत्पादन से संबंधित है। बागवानी खंड में नियोजित निवेशक अत्यधिक उत्पादन बन गया। भारत विभिन्न प्रकार के फलों जैसे नारियल, आम, काजू आदि के उत्पादन में विश्व में अग्रणी बन गया। ओके, तो याद रखिएगा गोल्डन रिवोल्यूशन आपका शहद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है। मतलब चंद्रमा के एक प्रकार से हमारा नेचुरल सैटेलाइट है, तो अलग अलग जो प्लेनेट है उसका भी कुछ ना कुछ तो सैटेलाइट होगा। तो बृहस्पति के पास सबसे ज़्यादा सैटेलाइट है, याद रखिएगा बृहस्पति। खगोलविदों ने बृहस्पति के 12 नए चंद्रमा की खोज की है, जिसमें गैस ज्वाइंट के चारों ओर घूमने वाले प्राकृतिक उपग्रहों की कुल संख्या 92 हो गई है। अब बृहस्पति जो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, उसके पास सबसे अधिक चंद्रमा है। शनि ग्रह इसके पास 83 मतलब ज्ञात चंद्रमा है, याद रखिएगा। तो बृहस्पति के पास सबसे ज़्यादा सैटेलाइट है, ये चंद्रमा है। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना वर्ष होता है। आसान क्वेश्चन है, 6 वर्ष। अक्सर एग्जाम में पूछ देता है 6 वर्ष होता है, लेकिन प्रत्येक 2 साल में 1/3 सदस्य इसके मतलब रिटायर होते जाते हैं। तो 6 वर्ष इनका कार्यकाल होता है, टेन्योर। 30 साल का जो भी व्यक्ति है वो राज्यसभा का मेंबर बन सकता है। और राज्यसभा का चुनाव दोस्तों प्रत्यक्ष नहीं होता, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। विधानसभा के सदस्य मिलकर इसका चुनाव करते हैं। तो 6 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। राज्यसभा अपने आप में एक परमानेंट सदन होता है और अपर हाउस इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महाकल्प को स्तनधारियों की आयु कहा जाता है। देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा जो साइंस का हायर लेवल का हो जाता है उसमें इंग्लिश टर्मिनोलॉजी ही बेटर रहेगा। इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ईरा इज कॉल्ड द एज ऑफ मेमल, मतलब स्तनधारियों का एज किस ईरा को कहा जाता है। इसमें आपका है प्रोटोटेरोजिक एज, प्लेजोइक एज, मीजोजोइक या सीनोजोइक। तो याद रखिएगा मेमल, मेमल मतलब क्या, हम सभी मेमल हैं दोस्तों। तो एक ऐसे ही ट्रिक से उसको ध्यान रख सकते हैं कि मेमल के साथ या स्तनधारियों के साथ सीना जोड़ी, या हमसे तू सीना जोड़ी करेगा रे, इस प्रकार का हम अक्सर बोल देते हैं। तो अगर इस प्रकार का आए तो याद रखिएगा सीनोजोइक। मेमल
का एज किसको कहा जाता है? तो एज ऑफ मेमल सीनोजोइक ईरा। याद रखिएगा, नहीं कहते हैं कि तो हमसे सीनाजोरी मत करना, मतलब हम सब सीनोजोइक एज में फले फूले हैं। जो सीनोजोइक ईरा था उसमें मेमल फला फूला है। ओके, तो सीनोजोइक महाकाल जिसको नूतन जीवी महाकाल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जियाउद्दीन बर्नी किस काल के थे? ये क्वेश्चन भी आपका मेडावल हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन पूछ देता है। तो दिल्ली सल्तनत, जियाउद्दीन बर्नी दिल्ली सल्तनत के समय में थे। जो मोहम्मद बिन तुगलक, देखिए मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह शासन के दौरान जियाउद्दीन बर्नी आधुनिक उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत के एक मुस्लिम राजनीतिक विचारक थे, थिंकर थे। उन्होंने मध्ययुगीन भारत का एक रचना तारीख फिरोज शाही लिखने के लिए जाना जाता था, जो गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल से लेकर फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के पहले 6 वर्षों तक की अवधि के फतवा जहादारी को बढ़ावा देता है, जो भारतीय उपमहाद्वीप में मुस्लिम समुदायों के बीच एक पदनाव क्रम है। तो जियाउद्दीन बर्नी आपका इस समय कह सकते हैं कि हम दिल्ली सल्तनत के टाइम में ये थे। मुगल एक तुर्क शाखा से संबंधित है जिसे चगताई के नाम से जाना जाता था, जिसका नाम चंगेज़ खान के दूसरे बेटे प्रसिद्ध मंगोल नेता के नाम पर रखा गया था। चगताई तुर्क बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। मुगल साम्राज्य का नींव तो भारत में बाबर ही रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुंभ मेले का आयोजन कितने वर्षों में किया जाता है? ऑब्वियसली बात है, आसान क्वेश्चन है। 12 साल में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है भारत में। देखिए, कुंभ मेला भारत में सबसे बड़ी और सबसे धार्मिक सभाओं में से एक होने वाली प्रसिद्ध है। यह हर 12 साल में 4 भारतीय शहरों में आयोजित किया जाता है, इलाहाबाद, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में। अर्थ कुंभ मेला हर 6 साल में आयोजित किया जाता है। महाकुंभ मेला हर 144 साल में सबसे हाल ही में 2001 में आयोजित किया गया है। कुंभ मेला इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम, हरिद्वार में गंगा, नासिक में गोदावरी और उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य तट रेखा साझा करते हैं? तट रेखा मतलब कोस्टल, जिसका समुद्र से सीमा लगता है। आपने देखा भी होगा, जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, गोवा है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है। ये सब जो ऐसे राज्य हैं जिसकी सीमाएं जो हैं समुद्र से टच करती है। तो टोटल कितने राज्य हैं? तो 9 राज्य है जिसकी सीमा तट रेखा से ज्वाइंट करता है। देखिए, भारत में 9 राज्य एक तट रेखा साझा करते हैं, अर्थात गुजरात का सबसे लंबा तट रेखा है। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल है। भारत में समुद्र तट की लंबाई 75 से 16.6 किलोमीटर है। 75 से 16.6 किलोमीटर में से मुख्य भूमि में 5422.6 किलोमीटर और द्वीप क्षेत्र में 294 किलोमीटर शामिल है। दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश की सबसे लंबी तट रेखा, दक्षिण भारत में पूछे तो आंध्र प्रदेश, वैसे किसका है तो गुजरात का है। आंध्र प्रदेश को भारत का कोहिनूर कहा जाता है। आंध्र प्रदेश पंचायत राज व्यवस्था को लागू करने वाला पहला दक्षिणी भारतीय राज्य है। गुजरात में भारतीय राज्यों में सबसे बड़ी तट रेखा है। गुजरात भारत की पश्चिमी तट पर स्थित एक राज्य जिसकी तट रेखा 1600 किलोमीटर लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानस जो टाइगर रिजर्व है, मानस बाघ अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो मानस है आपका आसाम में। कहाँ है? आसाम में। तो ये कुछ क्वेश्चन था दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारा वीडियो नंबर 1 है। इसके अलावा भी हम कई सारे वीडियोस आपको टाइम टू टाइम लाते रहेंगे। आप प्लीज़ इसको देखिए, अपना प्यार दीजिए, समर्थन कीजिए। आपको कैसा लगता है फीडबैक जरूर बताइएगा, ताकि समय समय पर हम उसको और अच्छे से इम्प्रूवमेंट कर सकें। किसी प्रकार का कमी, कहीं पर कोई क्वेश्चन में त्रुटि हो सके, आप जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि आगे हम और अच्छे एनर्जी के साथ और अच्छे क्वेश्चन के साथ आपको लाएँ। क्योंकि जीके जीएस जिसका बेहतर होगा, जीके जीएस और साथ ही साथ टीचिंग एप्टीट्यूड जिसका भी अच्छा होगा दोस्तों, ये तीनों चारों टॉपिक। तो हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, रीजनिंग बहुत लल्लू पूछता है, कोई भी बना सकता है, वो बहुत आसान रहता है। लेकिन ये पोर्शन जिसका अच्छा होगा वो बाजी मार लेगा, वो आसानी से नंबर जो है ज़्यादा नंबर ले आ पाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई दो राय नहीं दोस्तों। तो जरूर इसको ध्यान रखिए, जीके जीएस पे ज़्यादा मतलब आप फोकस कीजिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाइए। और हमने जो 2-4 बुक आप बातें की हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उसको जाके जरूर परचेज कर लें, ताकि आपके लिए बेटर रहेगा, आप अच्छे से उसको और आप पढ़ सकें और अच्छे से तैयारी कर सकें। क्योंकि दोस्तों हमने बार बार वही बात बताया कि गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में 10 गुना फीस है। फीस का आपको अंतर 10 गुना दिख सकता है। प्राइवेट कॉलेज आपको बांध के रख देगा 2 साल तक, बहुत परेशान करता है दोस्तों। कभी ये फंक्शन हो गया, कभी वो फंक्शन हो गया, हर चीज़ में आपसे पैसा का डिमांड करेंगे। एक प्रोस्पेक्टस देंगे और प्रोस्पेक्टस में कुछ 2-4 फोटो रहता है, उसके आपसे 1500 से 2000 रुपया मतलब चार्ज कर लेंगे। ऐसे बहुत सारी जो चीज़ें होती है, वो प्राइवेट कॉलेज जो है आपसे समय समय पर पैसा ऐंठते रहती है। तो पैसा देते देते आप मतलब एक कह रहे हैं ना कि हालत ख़राब कर देगा आपको। तो इन चीज़ों से ज़रूर बचें और कोशिश करें थोड़ा बहुत मेहनत, 1-2 महीना मेहनत कर ले दोस्तों। अभी थोड़ा बहुत आपको बुक मंगाने में खर्च हो सकता है, लेकिन ये खर्च आपका जो है आप लॉन्ग टर्म में देखें तो आपको बहुत बड़ी मतलब राशि को बचाएगा, आपका समय को सेव करेगा दोस्तों। प्राइवेट कॉलेज में गए आप 2 साल तक कुछ और नहीं कर सकते दोस्तों, बिल्कुल ही आपको बांध के रख देगा। ओके,
तो इन सभी बातों को अच्छे से देखें, हमारा अच्छा अनुभव रहा है इसलिए हम आपको समय से पहले कहते हैं उसको आपको सावधानी कर रहे हैं, डरा नहीं रहे दोस्तों, आपको सावधानी मतलब कह रहे हैं कि आप इस प्रकार से देखें, इस चीज़ों को जानें ताकि आप बेहतर कर सकें, किसी प्रकार का आगे प्रॉब्लम ना हो। कोई बात तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।